हरिद्वार में अवैध मजार पर प्रशासन का एक्शन लगातार देखने को मिला है। यहां पर बहादुराबाद में अवैध तरीके से बनाए गए मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। देखते ही देखते आलीशान बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई है। धार्मिक स्ट्रक्चर के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। सिंचाई विभाग की ये जमीन किसानों को लीज पर दी गई थी। एसडीएम अजय वीर सिंह ने बताया कि संबंधित लोगों को स्ट्रक्चर हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन अवैध निर्माण को नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। देखिए, जो ये भूमि है पुनर्वास विभाग सिंचाई विभाग की भूमि है, जिसमें इनको ये बहुत पहले यहाँ पट्टे दिए गए थे खेती करने के लिए, लेकिन खेती ना करके इनके द्वारा यहाँ पे अवैध अतिक्रमण किए गए, जिसको धार्मिक संरचना के रूप में बनाया गया था। इस तरह की स्थिति नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने इनको पर्याप्त समय दिया था, इनको समझाया भी था कि आपके द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो उनको बात समझ में आई। इन्होंने पूर्व में लिखित में भी दिया था कि ये स्वयं हटा लेंगे, लेकिन इनके द्वारा स्वयं हटाया नहीं गया। हरिद्वार में कनखल के एक आश्रम की करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए आश्रम के बुजुर्ग महंत की हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से फर्जी वसीयत, फर्जी हस्ताक्षर वाले लाखों के चेक बरामद हुए। आरोपी अशोक, ललित और संजीव ने मिलकर बुजुर्ग संत को पहले नशे का इंजेक्शन दिया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर मृतक के शव को बोरे में भरकर गंगा में फेंक दिया था, जिसके बाद आरोपी ने बुजुर्ग संत के अयोध्या जाने की कहानी रची और उनकी जगह योगी राम गोपाल नाम के एक फर्जी बाबा को आश्रम में बैठा दिया। इस हत्याकांड में अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार जारी हैं। पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अशोक, जिसके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से ले जाके उनकी हत्या करना और उनकी जगह पे एक फर्जी बाबा को बैठाना, ये उनके द्वारा स्वीकार किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा अब तक 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के बेस कैंप में सत्ताधारी बीजेपी से जुड़ी एक महिला के साथ रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला पुलिस ने दर्ज किया है। महिला लोकल है और केदारनाथ धाम के बेस कैंप में बिजनेस करती है। जानकारी के मुताबिक शिकायत करने वाली महिला रुद्रप्रयाग बीजेपी के एक फंट्रल की पदाधिकारी भी है। पुलिस कंप्लेन के अनुसार 13 अक्टूबर की रात को राकेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने महिला के टेंट में जबरन घुसकर रेप की कोशिश की, लेकिन शोर शराबा करने पर वो चला गया। महिला का आरोप है कि केदारनाथ पुलिस चौकी ने उसकी कंप्लेन को नजरअंदाज कर दिया। जब पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स को लिखा गया पत्र, तब जाकर शुक्रवार शाम को मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि वो केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर एक्शन होगा। तो हमारे पास जो तहरीर दी है, जिस महिला द्वारा तहरीर दी गई है, उसके आधार पर हमने सोनप्रयाग कोतवाल में इसमें अभियोग पंजीकृत हो गया है और इसमें भारतीय न्याय संहिता 333 और धारा 333 और 74 में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब जो भी इसमें तथ्य होंगे उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर की पीएनजी डिग्री कॉलेज में शनिवार को हंगामा हो गया। यहां मामूली बात पर एक छात्र की पिटाई हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक छात्र दूसरे छात्र को पीट रहा है। काफी देर तक कॉलेज परिसर में हंगामा चलता रहा। देहरादून में एसटीएफ ने नकली नोट छापने वाले एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ का परमीत 2 सालों से एक रेस्टोरेंट चला रहा था और रेस्टोरेंट के यार्ड में वो नकली नोटों को छापने का काम किया करता था। एसटीएफ ने आरोपी परमीत को अरेस्ट कर लिया है और आरोपी के पास से नकली नोट बनाने वाले सामान और प्रिंटर बरामद किए। आरोपी परमीत लंबे वक्त से देहरादून में 500-500 के नोट छाप रहा था। एसटीएफ ने आरोपी से 500-500 रुपए के करीब 80,000 नोटों के गड्डी बना ली है और बिना कटिंग के 200 और 500 के करीब 1400 नोट बरामद हुए हैं। कल रात्रि को इसको अरेस्ट किया गया और इसकी कस्टडी से 80,000 के 500-500 के नकली नोट बरामद हुए। इसके अतिरिक्त कुछ नोट जिनकी अभी कटिंग नहीं हुई थी और सिर्फ प्रिंट हुए हैं वो बरामद हुए हैं और प्रिंटर और इसके साथ जो एसेसरीज हैं नोट छापने की वो इसके पास से बरामद हुई हैं, जो एक कार में लेके जा रहा था। बागेश्वर के सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस के पोस्टमार्टम पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा है।
पोस्ट मास्टर पर करोड़ों के गबन का आरोप लगा है। खाता धारकों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और खाता धारकों के पैसे जल्द वापस लौटने की मांग की है। वहीं लोगों ने मांग पूरी जल्द ना होने पर कमेडी देवी पोस्ट ऑफिस में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें 1,500 से ज्यादा खाता धारकों के खातों से पैसे गायब हुए हैं और सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर पर गबन का आरोप लगा है। तो बागेश्वर के सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा है। हमने कहा था हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि विभाग के लोग लगभग सभी इन्वॉल्व में इसमें, क्योंकि एक छोटा सा कर्मचारी इसमें इतना बड़ा स्कैम नहीं कर सकता। उनके द्वारा ही शिकायत की गई है और ज्ञापन दिया गया है। इसमें सिमगढ़ी में जो उप डाकघर है तो वहाँ पर ये इस तरह की अनियमितता का संज्ञान अभी हमारे द्वारा लिया गया है और उसमें हम लोग उच्च स्तरीय जांच करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के लिए टिकट की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कल गुप्तकाशी और फाटा में हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली कंपनियों पर छापेमारी की है, जिसके बाद 2 होटल मालिकों को हेली टिकटों के ब्लैक करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि गुप्तकाशी और फाटा में 2 होटल मालिकों के खिलाफ ईमेल के जरिए शिकायतें भी मिली हैं। कहना चाहूँगा कि 2 होटल मालिकों को हमने कब्जे में लिया है, जिनकी पूछताछ अभी की जा रही है। और ये एक लिंक थी जो हमें मेल के थ्रू प्राप्त हुई कि होटल मालिकों के थ्रू और ट्रैवल एजेंट के थ्रू लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये में हेली टिकट का उपभोग किया जा रहा है। तो इसमें जो होटल मालिक है उनकी इंक्वायरी की जाएगी। उसमें जो भी चैन होगी जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, जहाँ तक ये जो ये सप्लाई उसमें है, उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। देहरादून में नीति आयोग की टीम के साथ सीएम धामी मीटिंग करते नजर आए हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड के विकास के अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नीति आयोग उत्तराखंड के विकास में बड़ा सहयोग कर सकता है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने अफसरों को कुछ सुझाव दिए। उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने राज्य की ब्रांडिंग के लिए विशेष प्रयास करने का सुझाव दिया है। साथ ही 2030 तक महिला सशक्तिकरण और बायोडायवर्सिटी को भी बचाने के लिए काम करने का सुझाव दिया। और मैंने हमेशा से कहा है कि हिमालयन राज्यों की चुनौतियों के अनुसार उनको प्राथमिकता के आधार पर सहायता मिलनी चाहिए और इसके साथ ही जो राज्य के अंदर हमारी जितनी संख्या है निवासियों की, उसके कम से कम 10 गुना से ज़्यादा लोग जो है पूरे देश भर के आते हैं, तो उसके आधार पर भी हमारा आकलन किया जाना चाहिए, हमको सहायता मिलनी चाहिए और जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम है वो और अच्छा होना चाहिए। भारत सरकार को, नीति आयोग को हमारी उसमें मदद करनी चाहिए। बहुत सारे कामों में नीति आयोग हमारी मदद कर रहा है, मैं उसके लिए नीति आयोग का धन्यवाद भी। नीति आयोग के का गवर्नेंस है कि गवर्निंग काउंसिल पे सब सीएम प्रेजेंट हैं और मेरी ड्यूटी है कि हर सीएम को एक दफ़ा मैं उनको अपने राज्य में मिलूं, तो ये पहला ऑफिशियल विजिट है। राजनीति भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने वाले दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक मुद्दे पर पूरी तरीके से एक हैं। मुद्दा अवैध बस्तियों का है और चुनाव नजदीक है। यह है राजधानी देहरादून में विधानसभा से सटी अवैध बस्ती। वैसे तो विधानसभा के आसपास की हर बिल्डिंग को संवेदनशील माना जाता है, लेकिन इस बस्ती से मान्यों को कोई खतरा नहीं है, जिसकी वजह है यहाँ रहने वाले हजारों प्यारे वोटर। पूरे उत्तराखंड में ऐसी 583 अवैध बस्तियां हैं, जहां दूसरे राज्यों के प्रवासी आकर रहते हैं, जिनमें ज्यादातर आज की तारीख में उत्तराखंड के वोटर बन चुके हैं। लिहाजा इन बस्तियों में रहने वाला हर वोटर बीजेपी और कांग्रेस की आंख का तारा है। ताजा मामला ये है कि इन अवैध बस्तियों को बचाने के लिए बीजेपी सरकार 2018 में एक अध्यादेश लाई, जिसे 3 साल के लिए 2 बार आगे बढ़ाया गया और इसकी मियाद सोमवार को खत्म हो रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी पुराने अध्यादेश को आगे बढ़ा सकती है।
वहीं विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि अवैध बस्तियों के असली रॉबिन हुड तो हम ही हैं। विचार विमर्श कर रहे हैं और ये तो बात तय है कि जितने भी हमारे वो लोग हैं उनके लिए हम कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। वो तो आप जानते हैं कि 2 बार हमने अध्यादेश का जो कार्यकाल 3-3 वर्ष का था हमने ही बढ़ाया और अभी भी हम ही लोग उनके लिए कोई राहत कैसे उनको दी जा सके उस पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मलिन बस्तियों के निवासियों के हितों में कुठाराघात करने का काम किया है। सरकार के आदेश के बाद भी और 2016 में जो कांग्रेस की सरकार ने मलिन बस्ती रेगुलेशन एक्ट बनाया था, सरकार ने उसको गड्ढे में डाल दिया है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मलिन बस्ती के लोग अपने अधिकारों के लिए तड़प रहे हैं। दरअसल 2018 में हाई कोर्ट ने अवैध बस्तियों को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन तब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार इनको बचाने के लिए अध्यादेश लाई। यहाँ इसके पीछे की वजह समझना भी जरूरी है। वजह ये है कि पूरे प्रदेश की 583 अवैध बस्तियों में अंदाजन 12 से 15 लाख वोटर रहते हैं और ये वोटर आने वाले निकाय चुनाव में किसी का भी खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी कुछ न कुछ ऐसा करना चाहती है कि हिंदू मुस्लिम पर वोटिंग हो, ये कहना है पूर्व सीएम हरीश रावत का। हरीश रावत ने कहा कि उनकी एक पुरानी फोटो वायरल की जा रही है जिसमें वो कलियर शरीफ दरगाह में गए थे और उसके दौरान टोपी पहनाई गई। हरीश रावत ने कहा कि ऐसी टोपी बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने पहनी है। हरीश रावत के मुताबिक 2017 में बीजेपी ने नमाज की छुट्टी का झूठ बोलकर चुनाव जीता, फिर 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ बोलकर चुनाव जीता। अब मेरी पिरान कलियर की फोटो वायरल कर रहे हैं। इसी पर हरीश रावत ने बीजेपी के ट्रोलर से पूछा है कि क्या मेरी टोपी गलत है और उनकी टोपी सही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत को सपने में भी हिंदू मुस्लिम ही दिखता है। और मैंने एक ग्रहण किया है, आप देखिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ग्रहण किया है, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी ग्रहण किया है, श्री राजनाथ सिंह जी ने भी ग्रहण किया है, स्वयं श्री मोदी जी ने भी ग्रहण किया है। मगर भाजपा के लोग मुझे उस टोपी में दिखा करके फिर से वो झूठ रच करके इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि केदारनाथ में हरीश रावत भी एक। हरीश रावत जी की उम्र इतनी हो गई है कि उन्हें सपने में भी अब हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है। केदारनाथ क्षेत्र में गिनती के 1-2 गांव में जब मुस्लिम बंधु रहते हैं और मैं कह सकता हूं कि केदारनाथ का जो मुस्लिम बंधु है वो बाबा केदार के महत्व को समझता है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा में विकास की नई बयार बहने वाली है। यहां 3 नए मिनी स्टेडियम खुलने के साथ ही कॉलेजों में जिम्नेजियम भी तैयार किए जाएंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आज दिल्ली में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अनिल बलूनी ने कहा उन्होंने गढ़वाल लोकसभा में मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री ने 3 मिनी स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी, जिस पर जल्दी ही काम शुरू किया जाएगा। साथ ही गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कॉलेजों में जिम्नेशियम भी खोले जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं को खेलों में ज्यादा रुचि रहती है। अनिल बलूनी पहले भी न सिर्फ गढ़वाल बल्कि पूरे उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर सक्रिय रहे और गढ़वाल सांसद बनने के बाद ये बड़ा कदम माना जा रहा है। कल मैं खेल मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से मिला था और उनसे हमने आग्रह किया कि हमारे यहाँ गढ़वाल लोकसभा में खेलों के प्रति लोगों की बहुत रुचि भी है और हमारे युवा खेलों में जाने के लिए और खेल में देश का नाम और राज्य का नाम रोशन करने की प्रतिभा इनके अंदर है। तो हमने उनसे आग्रह किया था कि आप हमको कुछ खेल स्टेडियम दे दीजिए। तो कल उन्होंने सहमति दी है कि 3 हमारे यहाँ जो स्टेडियम हैं वह देने वाले हैं। खेलो भारत योजना के तहत लगभग 10 से 11-12 करोड़ की एक स्टेडियम पे लागत आएगी। साथ ही मैंने उनसे यह भी आग्रह किया कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज है, वहाँ के जो छात्र हैं उनके लिए भी कुछ खेलों के लिए मदद किया जा सके। तो उन्होंने मेरे को कहा है, आश्वासन भी दिया है कि कुछ कॉलेजेज में जिम्नेजियम भारत सरकार के द्वारा वे लगवाने के लिए उन्होंने सहमति दी है।
किसानों से जुड़ी योजनाओं और खेती में किए जा रहे नए प्रयोगों को लेकर नई दिल्ली में आयोजित कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जंगली जानवरों का मुद्दा उठाया। जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए जंगली जानवरों से जूझना पड़ता है। इसके लिए खेतों में फेंसिंग करने की जरूरत है और फेंसिंग के लिए बजट की भी जरूरत है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया कि पहाड़ों में खेतों की तार बाड़ के लिए बजट की सहायता किसानों को संबल देगी। कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग राज्यों से कृषि मंत्री आए थे। अल्मोड़ा में कई जगह गुलदार की दहशत है और इन सब के बीच गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने की परमिशन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ में सर्दियों के सीजन में गुलदार का आतंक बढ़ गया है। अल्मोड़ा में पिछले एक हफ्ते में वन विभाग के पिंजरे में 4 गुलदार कैद हुए हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर गुलदार दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग ने लोगों से अकेले बाहर न जाने की अपील की है और सुबह शाम के वक्त सावधानी बरतने को कहा है। सर, यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते में 4 गुलदार आ गए हैं जो अल्मोड़ा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों से आए हैं। तो अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक इनका मैटिंग पीरियड होता है, तो इस टाइम पे थोड़ा एग्रेसिव भी होते हैं गुलदार। तो मेरा समस्त जनता से अनुरोध है कि वो थोड़ा जब बाहर जाते हैं तो देख के जाएं और झुंड में जाएं। वन विभाग लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहा है। दूसरी ओर डीएफओ को गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने को लेकर अब मुख्यालय से पहले परमिशन लेनी होगी और उसके बाद ही पिंजरे लगाए जा सकेंगे। वहीं अब इस मसले को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। जो पिंजरा लगाया जाता है तो तत्काल लगना चाहिए, लेकिन अब यह है कि शासन से जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ है तो उससे परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमारी सरकार से मांगे कि तत्काल इसको डीएफओ को अधिकार दिया जाए और इस तरह का एक प्रयास किया जाए कि जिससे कि यहाँ पर इस तरह का आतंक कम से कम हो। ठंड के सीजन में गुलदार ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और इनके हमले भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में पहाड़ में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पिछले 1 सप्ताह में 4 गुलदार पिंजड़े में फंस गए हैं। पिछले 3 दिनों में 3 गुलदारों को जो है वन विभाग ने जहां पिंजड़े लगाए थे वहां फंसे हुए हैं और रेस्क्यू सेंटर में लाया गया है। इनके इलाज करने के बाद इनको जंगल में छोड़ा गया है और वन विभाग ने भी लोगों से अपील की गई है कि ये सर्दियों के समय में गुलदार का मूवमेंट बढ़ जाता है और आप आते जाते समय सावधानी बरतें। किशन जोशी, न्यूज 18 अल्मोड़ा। क्षेत्र में खोखे पर नॉनवेज पकाने पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन से खोखे को ध्वस्त कर दिया है। ये खोखा सर्वानंद घाट के पास अतिक्रमण करके बनाया गया था। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद यहां नॉनवेज पकाकर खाया जा रहा था। ये देखिए तस्वीर, अतिक्रमण करके यहां पर खोखा बनाया गया और यहां पर नॉनवेज पकाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी को अब सिर्फ उम्मीदवार के नाम के ऐलान का इंतजार है। तो उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। शनिवार को अगस्त्यमुरी में महेंद्र भट्ट ने आगे की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। उन्होंने कहा कि नामांकन ऊखीमठ में होगा और उस दिन बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और सीनियर नेता मौजूद रहेंगे और ये उपचुनाव बीजेपी जीतेगी। आज अगस्त्यमुरी के अंदर अगस्त्यमुरी नगर अगस्त्यमुरी ग्रामीण की बैठक थी। अब पार्टी नामांकन की और बढ़ रही है। पार्टी प्रत्याशी घोषणा होते ही हम लोग भव्यतम नामांकन ऊखीमठ के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता उस नामांकन में उपस्थित हों। केदारनाथ उपचुनाव में जीत के दावों का दौर तेज हो चला है और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी। जिस तरह मंगलौर और बद्रीनाथ में जीत दर्ज की थी और जल्दी ही हाईकमान कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित करेगी। मंगलौर हम जीते हैं, हम बद्रीनाथ जीते हैं, जनता का आशीर्वाद सहयोग मिला है। उसी तरह हम केदारनाथ में भी पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे। उम्मीदवार का चयन होना बाकी है और जिस दिन उम्मीदवार चयनित हो गया, हाईकमान ने जिनको उम्मीदवार बनाएंगी, हम उसका पुरजोर तरीके से प्रचार भी करेंगे।
उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में बसे दूसरे राज्य के लोग क्या बीजेपी शासन में आए हैं या फिर कांग्रेस के जमाने में ही बस गए थे, ये बहस जोर पकड़ने लग गई है। और इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी किसकी देन है? कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक ये बीजेपी की देन है। दरअसल राज्य के शांत जिले चमोली के गोचर और थराली में पिछले कुछ दिनों से अशांति है। अलग अलग मामले में पश्चिमी यूपी के मुस्लिम युवकों पर पहाड़ी कस्बों में माहौल खराब करने का आरोप लगा है। इसी के साथ एक बार फिर से दूसरे राज्यों से आकर उत्तराखंड में बसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग जोर पकड़ने लगी। बदलती डेमोग्राफी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खासे सख्त है। पूर्व सीएम हरीश रावत का दावा है कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक तो माहौल सही था। वहीं नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि हरीश रावत का चश्मा अपने हिसाब से देखता है। डेमोग्राफिक चेंजेस की बात कर रहे हैं, मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, जितने ये सब आए हैं जो है जिनको लेकर के आज ये कानून व्यवस्था की स्थितियां उठ रही हैं, ये सारे के सारे जो है 2017 के बाद आए हैं, 2017-18 के बाद आए हैं उत्तराखंड के अंदर। किसी पार्टी पे आरोप लगाना तो गलत हो जाएगा और यदि हम इसी पे चर्चा करने लगेंगे तो लंबा विषय भी हो जाएगा और फिर शायद कांग्रेस इसके घेरे में आ जाएगी। लेकिन आप समझिए कि बीजेपी तो कभी उनके पक्ष में रहती नहीं है। इस विषय को लेके हमने तो कहा है कि हम लोग अपने उत्तराखंड के जो हमारी देवभूमि है इसका स्वरूप हम बदलने नहीं देंगे। इसी साल 9 नवंबर को उत्तराखंड 24 साल का हो जाएगा। दरअसल राज्य बनने के साथ ही उत्तराखंड में छोटे रोजगार के अवसर बढ़े और इसी के चलते दूसरे राज्यों से पहाड़ी राज्य की ओर पलायन भी बढ़ा। जानकार मानते हैं कि इस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज और पुलिस को सतर्कता बरतनी चाहिए थी, लेकिन वो हुआ नहीं और अब इसके सामाजिक और राजनीतिक साइड इफेक्ट दिखने लगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।